Hello friends, good morning. Welcome to Adarsh Vidya. Friends, BCom Sem 5 बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में हमने पिछली वीडियो में कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया। ओके, आज का हमारा टॉपिक है फ्री कंसेंट। ओके फ्रेंड्स, पिछली जो भी वीडियो है उसमें हमने कई सारे नए टॉपिक के बारे में, कई सारे नए वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। ओके, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फ्री कंसेंट, जो कि हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट की जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें एक था फ्री कंसेंट। ओके, तो फ्री कंसेंट में का मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज़ और जो है क्वेश्चन भी निकलते हैं कई बार। ओके, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं फ्री कंसेंट के बारे में। तो फर्स्ट, फ्री कंसेंट है और are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ठीक है, तो इसमें दो जो है एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है। एक तो जो भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, when two or more persons are said to consent when they agree upon the same things। ठीक है, जो भी थिंग्स के बारे में जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी थिंग्स उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है, वो दोनों जो भी पर्सन है, ठीक है, जितने भी पर्सन है, टू और मोर पर्सन है, वो जो है सेम सेंस में समझ पा रहे हैं उसको। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सेंस होता है, वो सारा जो सेंस है, वो सारे जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सेम थिंग सेम सेंस में समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ फ्री कंसेंट, ठीक है, मैं समझा कुछ और रही हूँ और आप समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जो भी टू और मोर पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी थिंग्स है, वो सारे पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सेम सेंस में समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है फ्री कंसेंट। ठीक है, तो पार्टीज आर सेड टू हैव कंसेंट व्हेन दे नॉट ओनली एग्री अपॉन द सेम थिंग बट ऑल्सो एग्री अपॉन दैट थिंग्स इन द सेम सेंस। ठीक है, सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज द वॉल कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी आपकी थिंग्स है कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे पर्सन जो है सेम सेंस में समझने चाहिए। ठीक है, फिर तो ही उसको फ्री कंसेंट कहा जाता है। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज बाय। ठीक है, इसमें ये जो थिंग्स है वो नहीं होने चाहिए। फर्स्ट है कॉर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये 5 थिंग्स जो है आपके फ्री कंसेंट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ही आप कह सकते हैं कि ये जो है फ्री कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है, मान लीजिए कि कॉर्सियन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज। ठीक है, व्हेन द कंसेंट इज विटिटेटेड बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए कि ये जो सारे एलिमेंट्स में 1 2 3 जो सारे है, ये चारों जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वॉइडेबल है। अगर ये चारों होंगे कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल माना जाएगा। बट मिस्टेक जो है वो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो उससे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये चारों है कॉर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो चारों अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाता है, यानी कि सामने वाले पर डिपेंड है उससे कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना है या तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानना है। ठीक है,
तो और अगर मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो आपके थिंग्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट तो है एलिमेंट्स मेंटेनिंग फ्री कंसेंट। तो वी शैल नाउ एक्सप्लेन दिस एलिमेंट्स वन बाय वन। ठीक है, कॉर्सियन। तो फर्स्ट तो कॉर्सियन का मतलब क्या होता है, तो कॉर्सियन इज द कमिटिंग और थ्रीटिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। ठीक है, तो कॉर्सियन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी के भी कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो हमारी इंडियन पेनल कोड में या तो फिर जो भी हमारे लॉ है उसके अपोजिट में है, अनलॉफुल कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप उसे फोर्स कर रहे हैं तो उससे कहा जाता है कॉर्सियन। ठीक है, अब वो जो भी एक्ट है वो अनलॉफुल होना चाहिए, इंडियन पेनल कोड के अपोजिट होना चाहिए। जो इंडियन पेनल कोड है वो उसके दौरान वो जो एक्ट है फॉरबिडन हो, चोरी भी आ गया है, धमकी भी आ गई है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किडनैपिंग भी आ गई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई पर्सन उसे धमका रहा है, डरा रहा है। ठीक है, कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो जो माना जाएगा कॉर्सियन। ठीक है, तो कॉर्सियन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्ट ऐसा हो रहा है जो इंडियन पेनल कोड के दौरान फॉरबिडन है, ठीक है, अनलॉफुल है। ठीक है, अगर आप किडनैपिंग है, कोई भी अगर अनलॉफुल है, अगर वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे क्या डराया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारा जो है वो आता है कॉर्सियन में। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि विच एक्ट आर फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग, ओके, or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। ठीक है, इसमें एक आपका जो है with the intention, ठीक है, विद द इंटेंशन का मतलब होता है कि इसमें उसका इंटेंशन होना चाहिए। किसका इंटेंशन होना चाहिए, क्या इंटेंशन होना चाहिए कि एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। वो जो पर्सन है वो उसको एग्रीमेंट में एंटर करवाने के लिए आप कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो उसे माना जाएगा कॉर्सियन। ठीक है, अब इसका एनालिसिस क्या निकल के आता है, द सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कॉर्सियन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इज इट नेसेसरी दैट सब्जेक्ट ऑफ द कॉर्सियन मस्ट बी द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको ही आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है पर आप उसको इसकी फैमिली को अगर आप डरा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको ही आप अनलॉफुल उसके साथ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी थर्ड पर्सन के साथ भी आप कर सकते हैं, तो ये वो भी क्या माना जाएगा, कॉर्सियन में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स है कॉर्सियन में, तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में जो भी फॉरबिडन है, ठीक है, वो एक्ट जो आता है वो कॉर्सियन में माना जाता है। द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर। ठीक है, अगर आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी के लिए आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कॉर्सियन में माना जाएगा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें 3 आपके एनालिसिस निकल के आता है कि वो इंडियन पेनल कोड के दौरान फॉरबिडन होना चाहिए, उसके आप डरा रहे हैं या तो फिर धमका
रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह के उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, उसको उस पर्सन को आपको क्या लाना है, एग्रीमेंट में एंटर करवाना है, तो वो जो है क्या माना जाएगा, कॉर्शियन माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको आता है इफेक्ट्स ऑफ कॉर्शियन। अब इसकी इफेक्ट्स क्या निकल के आती है कि कॉर्शियन है तो क्या माना जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट induced by caution is voidable at the option of the party whose consent was so obtained। ठीक है, तो जो भी हमने पहले डिस्कस किया कि आपके जो 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, इसमें से 4 जो है वो क्या हो गए, वॉइडेबल हो गए, यानी कि सामने वाली पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द वॉइडेबल माना जाएगा। एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द reciprocation of voidable contract, the party rescinding a void contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party to the contract, restore such benefit। ठीक है, restore such benefit so far as may be applicable to the person from whom it was received। ठीक है, इसमें अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ है कि किसी भी पार्टी को अगर आप डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं, ठीक है, फिर ऐसा होता है कि अगर उसे किसी भी बात का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर उसके बच्चे को आपने किडनैप कर लिया है, ठीक है, अब क्या होता है कि वो पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, फिर उसने क्या किया कि उसके बच्चे को अगर उसको लौटा दिया जाए, फिर वो कहता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है, तो अगर उस पर्सन को इस कॉन्ट्रैक्ट में से कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो उसे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, रिस्टोर सच बेनिफिट, तो इसका जो इफेक्ट क्या होगा कि अगर उसे कॉर्शियन है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉर्शियन है, तो जो पार्टी को जो जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवरी अंडर मस्ट रीपे और रिटर्न इट। ठीक है, अगर उसने कोई भी पेमेंट किया है तो उससे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेर हस्बैंड obtain a release deed from his wife and son under threat of committing suicide, the transaction was set aside on the ground of caution, suicide being forbidden by the Indian Penal Code। ठीक है, अब सुसाइड भी क्या माना जाता है इंडियन पेनल कोड में, अनलॉफुल माना जाता है। ठीक है, अगर हस्बैंड जो है सुसाइड करने की धमकी देकर अगर कुछ बात मनवाना चाहता है तो वो क्या हो जाता है, इट इज़ अ फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो फिर क्या होगा है तो वो क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई सारी आपको इफेक्ट दी गई है, इसमें हमने डिस्कस की कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। फर्स्ट तो अगर उस पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है तो उसे फिर से रिटर्न करने पड़ेंगे, और अगर उसने कोई भी मनी पे किया है तो उसे रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी फ्री कंसेंट में है आपके कॉर्शन जो है, कॉर्शन के बारे में डिस्कस किया, कॉर्शन की डेफिनेशन है, उसकी इफेक्ट्स है। ठीक है, उसके जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसकी इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे कहा गया है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वो जो आपको डेफिनेशन है सेक्शन 16 में दी गई है, वो इंडियन जो लॉ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस किससे कहती है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज से टू बी induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he used that position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपके रिलेशन की वजह से, ठीक है, रिलेशन सब्सटेनिंग बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में जो भी रिलेशन है, ठीक है, उसकी वजह से अगर हम दूसरी पर्सन की विल को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, विल को डोमिनेट कर रहे हैं, तो उससे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और उसकी वजह से अगर हम अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उसे माना जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी
इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सटेनिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टीज में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकंड थिंग इज पोजिशन टू डोमिनेट द अदर विल, ठीक है, दूसरे की डोमिनेट कर पा रहे हैं एंड ही यूज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द ओवर द अदर, ठीक है, अगर हम अनफेयर एडवांटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, बी ड्यूरिंग हिज minority upon B's coming of age obtained by पेरेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस यूज करके ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस, ए एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ए जो है उसका बेटा जो बी है उसने उसको एडवांस में पैसा दिया है उसको, ठीक है, अब बी जो है माइनॉरिटी के एज में आ गए, ठीक है, अब ए जो है, ठीक है, अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का यूज़ करके बी से कोई ज़्यादा रकम जो है वो करना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या कौन सा रिलेशन है, फादर एंड सन का, ठीक है, तो वो जो माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, तो ए अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिसीज और एज इज induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service. B employs undue influence, ठीक है, A और B के बीच में क्या होता है कि दोनों के बीच में एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है, ठीक है, अब किसी की वजह से अगर B जो है A के पास से पैसे निकलवाने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर उसे कोई ऐसी बीमारी है और अनड्यू इन्फ्लुएंस की यूज़ करके अगर वो कोई किसी भी तरह के पैसे उसे निकलवाने की कोशिश करता है, कुछ ज़्यादा पैसे, तो उससे क्या कहा जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन की वजह से, पेशेंट डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है, फादर सन का रिलेशन है, तो कोई भी रिलेशन की वजह से अगर हम सामने वाली के विल को डोमिनेट कर पा रहे हैं तो उससे क्या कहा जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब उसका एनालिसिस क्या निकल के आता है, द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टी बीच रिलेशन होना चाहिए, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, ठीक है, उसकी विल को हम डोमिनेट कर पा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन सच पोजीशन व्हेन रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी, ठीक है, वेयर अ पर्सन होल्ड्स अ रियल अथॉरिटी ओवर द अदर एज इन द केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है, उसके पास जो है रियल अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सामने वाली विल को डोमिनेट करने के लिए उसके पास रियल अथॉरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर बाय रीजन ऑफ हिज अथॉरिटी ओवर द सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ द सन, ठीक है, फादर और सन के बीच की रिलेशन की वजह से अगर फादर उसकी विल को डोमिनेट अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है फिड्यूसरी रिलेशनशिप, वेयर रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों के बीच कोई फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, सोलिसिटर एंड क्लाइंट, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है कि कॉमर्शियल नेचर की जो भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच फिड्यूसरी रिलेशन की वजह से भी हम सामने वाली की डोमिनेट जो विल है उसको डोमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है मेंटल डिस्ट्रेस, ठीक है, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज अगेंस्ट अ पर्सन टू गेट हिज कंसेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज टेम्परली और परमानेंटली इफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस, इलनेस और of old age. For example, a doctor is deemed to be in position to dominate the will of his patient influenced by protect illness, ठीक है, यानी कि कोई भी मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से, ठीक है, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज अगेंस्ट अ पर्सन टू गेट हिज कंसेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज टेम्पररी और परमानेंटली इफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ मेंटल और
बॉडली डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन की मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से उसकी विल को डोमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से उसकी कोई भी मेंटली कैपेसिटी नहीं है, टेम्पररी या तो फिर कैपेसिटी नहीं है, तो वो भी क्या आ जाएगा, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है अनकॉन्सनेबल बार्गेन्स, ठीक है, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनली अनकॉन्सनेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनफेयर, इट इज presumed by law that consent must be have been obtained by undue influence, ठीक है। unconscionable bargains are witnessed mostly in money lending transaction and in gifts. For example, a youth of 18 years of age spent thrift and a drunk borrowed rupees 90,000 on bond bearing compound interest at 2% per month. It was held by the court that the transaction is unconscionable, the rate of interest charged being so exorbitant, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका ऐसा कोई काम है, ठीक है, कोई भी गैर कायदेसर है, ठीक है, अनलॉफुल अगर कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर इसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया है, 18 ईयर्स का जो भी यूथ एज का ग्रुप है वो क्या करता है कि कुछ भी ड्रंक करने के लिए वो बोरो करता है ₹90,000 फ्रॉम द 2% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब वो जो है एक्ट जो है वो क्या माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूबल, ठीक है। जो उसका इंटरेस्ट का चार्ज है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। वो जो भी 90,000 उसके लिए है वो कलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूबल बार्गेन्स है, ठीक है। फिर आता है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज, मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अदर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए होना चाहिए, तो ही वो क्या हो जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है बर्डन ऑफ विल लाई ऑन द पार्टी हु इज़ इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, यानी कि उसका जो विल है, ठीक है, उस सामने वाली पर्सन की हम विल को क्या कर पा रहे हैं, डोमिनेट कर पा रहे हैं, तो ही वो क्या माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में कई सारे टॉपिक है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे माना जाएगा, फर्स्ट तो उस दोनों के बीच में कर पा रहे तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। फिर आता है रिलेशन बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, उसमें कई सारे हमने देखे, रियल एंड अपार्टमेंट अथॉरिटी, फिड्यूसरी रिलेशनशिप होना चाहिए, मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूबल बार्गेन्स होनी चाहिए। फिर आता है उसमें द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब इसमें आता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused, ठीक है। ये हमने पहले भी बात की कि आपके अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो क्या होगा, वॉइडेबल माना जाएगा, यानी कि सामने वाली पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंडेंट है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है चालू रखना है या तो फिर वॉइड करना है, ठीक है। सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज इंटेंडेड टू अवॉइड इट हैज़ रिसीव एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू कोर्ट में सिम जस्ट, ठीक है। इसमें अगर कोई भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको एक केस स्टडी भी दी गई है। ए स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लेटर at less than the purchase price to secure more marks in the examination. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student presumed him to sue his teacher. State on what ground the student can sue the teacher. ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कि एक स्टूडेंट जो है उसको टीचर जो है उसे एक ऑफ़र देती है कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो उससे क्या करना पड़ेगा, अपनी कार जो है उसे बेचनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो क्या होता है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में
की गई है कि अगर तुम्हें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो ये जो कार है उसे बेचनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट ऑन व्हाट ग्राउंड स्टूडेंट कैन sue the teacher। तो यस, the student can sue his teacher on the ground of undue influence under the provision of Indian Contract Act 1872. A contract brought as a result of coercion, undue influence, fraud or misrepresentation would be voidable at the option of the person whose consent was coerced। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है, फॉर द रीज़न आपको दिया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉर्सियन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो वो जो है स्टूडेंट अपनी टीचर पे स्यू कर सकता है इन द कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है हमने अभी डिस्कस किए। कंसेंट इज़ नॉट फ्री व्हेन, उसमें क्या होता है, कॉर्शियन, एंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों जो है वो क्या है, वॉइडेबल है। ठीक है, और मिस्टेक जो है हमारा वॉइड है। तो आज हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, एक तो कॉर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये दोनों टॉपिक आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।